नासा का मिशन है आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करना। हम इसके बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा नहीं जानते, और यही यूनिवर्स का नेचर है। जिसके लिए नासा अपने साइंटिस्ट्स को स्पेस में और स्पेसक्राफ्ट को सोलर सिस्टम से बाहर भी भेजती है। डिस्कवरीज करने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन अंधेरे में माचिस जलाने जैसा है, और कुछ पता नहीं होता कि वहां क्या है। वहां कुछ भी हो सकता है। पुरानी रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि अपोलो एस्ट्रोनॉट ने मून के पिछले हिस्से में अनआइडेंटिफाइड ट्रांसमिशन सुने थे। एक मिस्टीरियस रशियन सैटेलाइट ने स्पेस आर्म्स रेस का डर पैदा कर दिया। क्या ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है? हम जानना चाहते हैं कि इससे हमें क्या खतरा हो सकता है। और नासा ने अनाउंस किया कि एक अर्थ जैसा नया प्लैनेट मिल गया है। वहाँ प्रेडिटर्स होंगे, हमारे प्रेडिटर से बिल्कुल अलग क्रिएचर्स होंगे। नासा के मिशन ने हैरान कर देने वाली बातें उजागर की हैं। जो अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट को परेशान कर रही है। ये हैं साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज की अनएक्सप्लेन्ड फाइल्स। अपोलो 10 का मिशन कंट्रोल से कांटेक्ट टूट गया और एक अनआइडेंटिफाइड रेडियो सिग्नल मिला। वहां कुछ जरूर था। मिशन के अर्थ पर लौटने पर सारे रिकॉर्ड्स क्लासिफाई कर दिए गए। टेप से पता चला कि एस्ट्रोनॉट्स एक ऐसे फिनोमिना के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में उन्होंने मिशन कंट्रोल को नहीं बताया था। मई 18, 1969 अपोलो 10 कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च की तैयारी में है। अपोलो 10 एक्चुअली अपोलो 11 की लूनर लैंडिंग की रिहर्सल थी। उन्होंने वो सब किया जो अपोलो 11 को करना था, बस मून की सरफेस पर नहीं उतरे। ये उस वक्त का सबसे कॉम्प्लिकेटेड मिशन था। अपोलो 10 ने लूनर ऑर्बिट में एंटर किया। मून के पीछे वाले हिस्से से गुजरते हुए एस्ट्रोनॉट्स का अर्थ से कांटेक्ट पूरी तरह से टूट गया। अर्थ से दूर स्पेस में मून के पीछे रहने के समय लगभग 1 घंटे तक आपका रेडियो कांटेक्ट खत्म हो जाता है। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स को सारे डिसीजन खुद लेने होते हैं। अर्थ से कोई इन्हें देख या सुन नहीं सकता। दूसरी तरफ से बाहर निकलने पर लगा कि ये इस सफर को सरवाइव कर गए हैं। अर्थ पर सबको लग रहा था कि ये मिशन बिल्कुल सही चल रहा है, सब प्लान के मुताबिक है और कुछ भी इर्रेगुलर नहीं चल रहा है। लेकिन लगभग 4 डेकेड्स बाद पुरानी रिकॉर्डिंग से मून के पीछे वाले हिस्से की अजीब घटना का पता चला। वहां जो कुछ भी चल रहा है उससे कुछ रिकॉर्डर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फिर सामने आने पर आप डेटा डंप करते हैं। फिर ह्यूस्टन या मिशन कंट्रोल देख सकता है कि जब आप बैक साइड में थे तो क्या हुआ था। जब नासा के एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर लौटे तो नासा ने टेप्स को ट्रांसक्राइब किया और आर्काइव्स में बिना कुछ कमेंट लिखे रख दिया। ये कॉन्वर्सेशन ट्रांसक्रिप्ट में रिकॉर्डेड है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग क्लासिफाइड है। अगर नासा को लगे कि रिकॉर्ड्स को पब्लिक करना ठीक नहीं है तो वो उन्हें उनसे छिपा सकती है। डीक्लासिफिकेशन के बाद भी 2008 तक ये ट्रांसक्रिप्ट्स नासा आर्काइव्स में यूं ही पड़ी रही। इस कॉन्वर्सेशन का रिकॉर्ड ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसे सामने आने में कई साल लग गए। इन टेप्स में अपोलो मॉड्यूल के रेडियो से आ रहा एक अजीब दूसरी दुनिया का म्यूजिक है। आवाजों के बाद की बातचीत में साफ है कि एस्ट्रोनॉट्स ने पहले कभी ऐसी आवाजें नहीं सुनी।
अपने हेडसेट में इन्हें वो वू वू जैसा शोर लग रहा था। अगर मुझे वहां कुछ सुनाई देता तो उसी वक्त मैं शायद बहुत डर जाता। 1 घंटे में उन्होंने कई बार इसे मेंशन किया। ये बस कोई अनोमली नहीं है, ये ऐसी चीज है जिसे वो सब सच में सुन रहे हैं। इट वॉज रियली वियर्ड। एस्ट्रोनॉट इन अजीब आवाजों का पता लगाने के लिए परेशान हो गए। वो आवाजें अर्थ से नहीं आ सकती थी क्योंकि वो लोग मून के पीछे थे, अर्थ के कांटेक्ट से बाहर। वो मून के पीछे थे। क्या पता, हो सकता है वहां कोई हो। क्या ये कोई एलियन सिग्नल था? क्या हम वही सुन रहे थे? लगभग 1 घंटे के ट्रांसमिशन के बाद आवाज बंद हो गई। अर्थ से दोबारा रेडियो कांटेक्ट में आने से पहले एस्ट्रोनॉट्स डिस्कस करते हैं कि अपने इस एक्सपीरियंस को मिशन कंट्रोल को बताएं या नहीं। अपोलो 10 की आवाजें कई डेकेड्स तक एक मिस्ट्री बनी रही, पर हाल ही में एक और नासा प्रोब ने वैसे ही कुछ सिग्नल्स पिकअप किए। कसीनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न पर इस तरह के ब्रॉडकास्ट डिटेक्ट किए और उनमें से कुछ साउंड्स तो सचमुच स्ट्रेंज हैं। कई बार तो वो अजीब एलियंस स्पीसीज जैसी भी लगती हैं। सैटर्न से आने वाली आवाजों का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। ये सैटर्न के मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में घूम रहे चार्ज पार्टिकल्स की वजह से पैदा होती हैं। इमेजिन कीजिए कि आप चांद के पीछे अकेले हैं, अर्थ से दूर, और ऐसी आवाजें सुन रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि उन्हें कितनी घबराहट हुई होगी। लेकिन अपोलो 10 के एस्ट्रोनॉट्स ने जो अजीब आवाजें सुनी थीं, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड का नतीजा नहीं हो सकती। मून का कोई एटमॉस्फेयर या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए हम उससे ऐसे ट्रांसमिशन एक्सपेक्ट नहीं करते जिन्हें रेडियो पिकअप कर सके। ये आवाजें मून से नहीं आ सकती, इसीलिए नासा के रेडियो टेक्नीशियंस ने एक नई थियरी सामने रखी। 2 स्पेसक्राफ्ट के रेडियोस एक दूसरे से इंटरफेयर कर रहे थे। वो VHF पर थे और थोड़ा रेडियो इंटरफेरेंस था, जिसकी वजह से वो आवाज पैदा हो रही थी। लेकिन अपोलो एस्ट्रोनॉट एल वॉर्डन रेडियो थियरी से सहमत नहीं है। अपोलो 10 के क्रू को उन आवाजों की आदत थी जो वो अक्सर सुनते रहते थे। लॉजिक से मुझे लगता है कि अगर उस रात कुछ रिकॉर्ड हुआ था तो जरूर वहां कुछ हुआ होगा। अपोलो 10 के एस्ट्रोनॉट्स ने उन आवाजों को भी पब्लिकली डिस्कस नहीं किया। अगर आप एक एस्ट्रोनॉट हैं और आपको अजीब आवाजें सुनाई देने लगे तो आप क्या करेंगे? उन सबको डर था कि अगर उनकी दिमागी हालत पर जरा भी शक हुआ तो उन्हें दोबारा नहीं भेजा जाएगा, इसलिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। आज तक कोई नहीं जानता कि अपोलो 10 की इन रिकॉर्डिंग्स में जो आवाजें हैं वो कहां से आई। मुझे लगता है कि अपोलो 10 पर उन्होंने जो आवाजें सुनी थी उनकी कोई बिल्कुल साफ वजह है जो हम अब तक पता नहीं लगा पाए हैं। मुझे लगता है कि हम इसे नहीं समझ रहे। एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर ने मार्स के सरफेस पर से एक बड़ी सी चीज उड़ते हुए देखी। 240 किलोमीटर से भी बड़ी, यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 25 गुना ज्यादा। कोई नहीं जानता कि ये क्या है। मार्च 19, 2012 एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर वेन जैस्के ने अपने घर में बनी ऑब्जर्वेटरी से मार्स की तस्वीरें लेते समय एक हैरान कर देने वाली डिस्कवरी की। मैं मार्स की पिक्चर्स लेने की सोच रहा था। स्क्रीन पर मुझे मार्स की इमेज दिख रही थी और मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मुझे उस पर एक स्पॉट दिखा जिस पर ठीक से फोकस नहीं हो रहा था। वेन को पहले लगा कि ये सिस्टम की कोई खराबी थी। मैंने टेलीस्कोप चेक किया, मिरर्स को रियलाइन करने की कोशिश की, रिफोकस किया,
लेकिन तब भी कोई गड़बड़ जरूर लग रही थी। ये कंफर्म करने के लिए कि कोई टेक्निकल एरर नहीं है, इन्होंने टेलीस्कोप को रात भर हाई डेफिनेशन इमेजेस रिकॉर्ड करने के लिए छोड़ दिया। अगले दिन डेटा को प्रोसेस करने के बाद मुझे अजीब बात नजर आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे पॉसिबल है, लेकिन मैंने उसे बार बार देखा और वो रियल था। वो सचमुच वहां मौजूद था। वो चीज प्लैनेट के साथ घूम रही थी और वो उसके लिम्स के ऊपर थी, लेकिन उसे वहां नहीं होना चाहिए था। अगर हम उसे इतनी दूर से देख पा रहे थे तो इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ी चीज होगी। वेन ने इमेजेस को ऑनलाइन शेयर किया और इस मिस्ट्री ने नासा के एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान खींचा। एस्ट्रोनॉमर्स कंफ्यूज हो गए, मालूम नहीं वहां क्या हो रहा है। मार्स के आसमान में इस चीज का होना हैरानी की बात है। वेन की तस्वीरों ने एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में खलबली मचा दी। न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस मुझे फोन करने लगे। हर वेबसाइट्स पर उसकी न्यूज थी। वो पूरी दुनिया में छाने लगा। हर कोई इसकी अपनी थियरी बना रहा था। एक साइंटिस्ट ने कहा कि ये एक ऑरोरा हो सकता है, यानी किसी प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होने वाली कलरफुल लाइट्स। अर्थ पर ऑरोराज नजर आते रहते हैं। हम इन्हें स्पेस से देख सकते हैं। ये ग्रीन, ब्लू या रेड हो सकते हैं और ये सोलर विंड में फंसे पार्टिकल्स के अर्थ के पास आने और मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करने की वजह से बनते हैं। मार्स के हिस्से में पहले भी ऑरोराज देखे गए हैं, लेकिन इस थियरी में अब तक किसी भी ऑरोरा को रेड प्लैनेट की सतह के 250 किलोमीटर ऊपर नहीं देखा गया है। इसलिए अभी हम जो देख रहे हैं वो ऑरोरा नहीं, कुछ और है। इस मिस्ट्री पर गौर कर रहे कई एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा कि ये किसी तरह के जायंट क्लाउड हो सकते हैं जो शायद मार्शियन डस्ट से बने हों। मार्स पर कई बार इतने बड़े डस्ट स्टॉर्म्स आते रहते हैं जो पूरे प्लेनेट को कवर कर लेते हैं। मार्स की डस्ट बहुत बारीक है और थिन एटमॉस्फेयर में भी विंड्स इन्हें उड़ाकर बड़े बड़े डस्ट डेविल्स बना सकती है। क्या ये क्लाउड एक बड़ा सा मार्शियन ट्विस्टर है? प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स ने हिसाब लगाया कि मार्स के सरफेस से 250 किलोमीटर ऊपर था और लगभग 1000 किलोमीटर लंबा था। हम जानते हैं कि ये बहुत ही बड़ा था। ये चीज इतनी ऊंची है कि मार्शियन डस्ट क्लाउड होना नामुमकिन है। मार्स पर एटमॉस्फेयर इतना थिन है कि उड़ती हुई डस्ट इतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकती। इतना थिक भी नहीं कि उसे संभाल सके, इसलिए वो नीचे चली जाती है। कौन सी अननोन फोर्स मार्स की धूल को एटमॉस्फेयर में इतनी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है? इसकी एक ही वजह हो सकती है कि कोई जबरदस्त इंपैक्ट हुआ हो। एक जबरदस्त इंपैक्ट ही किसी चीज को इतनी ऊपर भेज सकता है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट के पास है जहां इंपैक्ट हो ही सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर 3 साल में मार्स पर एक मैसिव एस्टेरॉयड इंपैक्ट हो सकता है और यही जैशके को दिखी चीज की सबसे सही वजह लग रही थी। लेकिन केमिकल कंपोजिशन की जांच से यह गलत साबित हुआ। स्पेस में किसी चीज के कंपोजिशन को समझने के लिए अक्सर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है। इसमें हम उस चीज से रिफ्लेक्ट होने वाली सनलाइट को मेजर करते हैं। इसके रिजल्ट्स ने डस्ट क्लाउड थियरी को गलत साबित कर दिया। इस क्लाउड में पानी की भरमार थी। अर्थ की तरह मार्स का भी एक वेदर सिस्टम है। यह वाटर क्लाउड है और मार्स पर कुछ और वाटर क्लाउड्स भी हैं। लग रहा था कि सही वजह का पता चल गया है। लेकिन ये अजीब सी चीज इतनी ऊंचाई पर थी कि ये सही नहीं हो सकता था। पानी इतनी ऊंचाई तक नहीं जाता। वाटर क्लाउड थियरी के साथ एक प्रॉब्लम थी और वो थी उसकी हाइट। उसकी हाइट अराउंड 250 किलोमीटर तक थी, इसलिए ये चीज ऑर्डिनरी वाटर क्लाउड नहीं हो सकती थी। अर्थ पर 250 किलोमीटर ऊपर बादल नहीं होते। इतनी ऊंचाई पर तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट्स और हबल स्पेस टेलीस्कोप है। अगर ये पानी मार्स से नहीं आया तो क्या ये कहीं और से आ सकता है? हो सकता है ये कोई कॉमेट हो जो मार्शियन एटमॉस्फेयर के काफी ऊपर फटा हो। हमने जुपिटर के एटमॉस्फेयर में ऐसा देखा है। वाटर क्लाउड मार्स पर भी ऐसी ही घटना का सबूत हो सकता है। कॉमेट्स फट सकते हैं। उनमें ज्यादातर वाटर आइस होती है और फटने पर वो उसे ही रिलीज करते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये नीचे से आने वाला वाटर वेपर नहीं है।
बल्कि ऊपर से आया वाटर वेपर है। ये थियरी बिल्कुल सही लगती है, बस एक कमी है। इस बादल के दिखने के समय मार्शियन एटमॉस्फेयर में किसी बड़े कॉमेट के घुसने के सबूत नहीं हैं। ये चीज क्या है, इसके बारे में कई थियरीज हैं। हमें पता नहीं कि ये कोई नेचुरल फिनोमेना है या कुछ और। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये क्या है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लाइव फीड ने अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल रही 3 मिस्टीरियस चीजों को रिकॉर्ड किया। स्ट्रेंजली उनके दोनों तरफ निकली हुई चीजों की मूवमेंट विंग्स जैसी लगती है। इन चीजों के दिखने के कुछ सेकंड्स के अंदर वीडियो बंद हो गया। सब कैमरास को क्या हुआ? वीडियो बंद होने के बाद क्या हुआ जो हम नहीं देख पाए? अर्थ से 300 किलोमीटर्स ऊपर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अर्थ से इतनी दूर यहां का क्रू एक एलियन एनवायरनमेंट में रहता है। अर्थ पर कोई भी चीज आपको ऐसे एक्सपीरियंस के लिए तैयार नहीं कर सकती। जून 2015 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा के एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली 7 स्पेस एक्स ड्रैगन रीसप्लाई मिशन के आने की तैयारी कर रहे हैं। आईएसएस के बाहर 4 हाई डेफिनेशन कैमरास आसपास के स्पेस पर लगातार नजर रखते हैं। लाइव वीडियो फीड में कुछ ऐसा दिखा जिसके बारे में अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट नहीं जानते। शुरू में ये बस एक टिमटिमाती हुई छोटी सी चीज लगी, लेकिन थोड़ी देर में एक और चीज आई, फिर एक और देखते ही देखते वो मूव करने लगी और अचानक आपको लगा कि अरे यहाँ तो कुछ अजीब हो रहा है। इन चीजों के दिखने के कुछ सेकंड बाद ही नासा का लाइव फीड बंद हो गया। आखिर कैमरास को क्या हुआ? वीडियो बंद होने के बाद ऐसा क्या हुआ जो हम नहीं देख पाए? नासा कोई वजह नहीं बता पाई और इंटरनेट पर इस फुटेज ने खलबली मचा दी। इस वीडियो में शुरू में आप इन चीजों को स्पेस में ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। ये फ्लिकर कर रहे हैं, इनमें मूवमेंट है और ये बहुत कन्विंसिंग है। इनमें एक अजीब सी चीज है, इनके दोनों तरफ पंख जैसी चीजें निकली हुई हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो विंग्स फ्लैप कर रहे हैं। इस अजीब मूवमेंट की वजह से इंटरनेट पर इन्हें स्पेस एंजल्स कहा जाने लगा। इन साइटिंग्स ने कुछ ऑब्जर्वर्स को आईएसएस से पहले के एक स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 की एक अजीब घटना की याद दिला दी। 1984 में कॉस्मोनॉट्स लियोनिड किजिम और ओलेग एटकॉफ सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन पर थे जब उन्हें स्पेसक्राफ्ट से बाहर एक ऑरेंज कलर की चीज दिखी थी। घबराहट में दोनों को लगा कि आग लग गई है और वो बाहर देखने के लिए खिड़की के पास आ गए। इसके बाद कहानी और अजीब हो गई। कॉस्मोनॉट्स ने पंखों वाले बड़े बड़े ह्यूमैनॉइड एंटिटीज देखने की बात कही जो स्टेशन के ठीक बाहर उड़ रहे थे। शुरू में इसे ज्यादा काम या दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से होने वाला हेलुसिनेशन बताकर डिसमिस कर दिया गया, लेकिन फिर एक रिप्लेसमेंट क्रू के आने पर भी ऐसा ही हुआ और इस बार सभी 6 लोगों ने उन पंखों वाले अजीब ह्यूमनॉइड फिगर्स को स्पेस में उड़ते हुए देखा। अर्थ पर लौटने पर कॉस्मोनॉट्स का जबरदस्त साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन हुआ और उन सबको पूरी तरह फिट पाया गया। सैल्यूट स्पेस स्टेशन के बाहर उन अजीब सी दिखने वाली चीजों को कई लोगों ने कई बार देखा था, इसीलिए मैं समझता हूं कि उन चीजों को सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं माना जा सकता। सैल्यूट 7 के बाहर पंखों वाले क्रिएचर्स का दिखना 30 साल से ज्यादा समय तक अनएक्सप्लेन्ड रहा। नासा को नहीं लगता कि फुटेज में दिखने वाले स्पेस एंजल्स वही हैं जो पहले कॉस्मोनॉट्स ने देखे थे। कुछ लोगों को लगता है कि ये पंख असल में किसी सैटेलाइट के सोलर पैनल हो सकते हैं। आज ऑर्बिट में लगभग 1300 सैटेलाइट्स हैं और वो हर तरह के शेप्स और साइज में हैं। लैपटॉप से लेकर किसी बड़े बस जितने बड़े, लगभग हर सैटेलाइट सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता है और बड़े सैटेलाइट्स में तो दोनों तरफ काफी दूर तक फैले बड़े बड़े सोलर विंग्स होते हैं। सोलर पैनल से वैसा ही ऑरेंज ग्लो निकल सकता है जो सैल्यूट 7 के कॉस्मोनॉट ने देखा था।
सोलर पैनल पर जब धूप पड़ती है तो ये आग की तरह चमकने लगते हैं। इन ब्राइट मॉड्यूल्स के पीछे अंधेरा होता है, इसीलिए ये बड़े यूनिक लगते हैं। ये सचमुच मैजिकल से लगने लगते हैं। सैटेलाइट थ्योरी से सब लोग सहमत नहीं हैं। अगर ये दूसरे सैटेलाइट के खुलते हुए सोलर पैनल्स हैं, तो याद रखिए कि ये पैनल्स बहुत धीरे धीरे खुलते हैं। तेजी से फ्लैप करते हुए पंख किसी दूसरे सैटेलाइट के सोलर पैनल्स नहीं हो सकते हैं। स्पेस एंजल्स के पंख फड़फड़ाने के बारे में एक थियरी ये है कि ये स्पेस के अनयूजुअल लाइट कंडीशन में फ्लिकर करती हुई डेब्री हो सकती है। ये एक फ्लिकर करती हुई चीज है। जब रिकॉर्डिंग स्पीड और उस ऑब्जेक्ट के रोटेशन की स्पीड मैच नहीं होती, तब इस तरह का फ्लिकर टेप पर रिकॉर्ड हो सकता है। कई चीजें ऐसा करती हैं, वो स्पेस में घूमती रहती हैं और वहां उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं होता है। लोग अक्सर उन्हें एलियंस स्पेस क्राफ्ट समझ लेते हैं, जबकि फैक्ट ये है कि वो कोई छोटा सा ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो स्पेस क्राफ्ट से दूर जाता हुआ नजर आता है। स्पेस डेब्री एक्सप्लेनेशन को गलत बताने वाले कहते हैं कि ये चीजें ऊपर की ओर जाती हुई लग रही हैं। स्पेस एंजल्स के बारे में अजीब बात ये है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये अर्थ से आ रहे हैं। ये आउटर स्पेस से आती हुई दिख रही हैं। आखिर ये प्लैनेट अर्थ से कैसे आ रही हैं? ये चीजें स्पेस में ऊपर जाती हुई लग रही हैं क्योंकि हम एक इल्यूजन देख रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन असल में इन चीजों को ऑर्बिट में छोड़कर दूर जा रहा है और ये अपने कर्व्ड ऑर्बिट के नीचे की ओर मुड़ता है, तो ये चीजें आसमान में ऊपर जाती हुई लगती हैं और इससे इल्यूजन पैदा होता है। और सबूतों के बिना स्पेस एंजल फिनोमेना की सही वजह बताना नामुमकिन है। अर्थ की ऑर्बिट में एक अनजान चीज ने एक रशियन स्पेसक्राफ्ट का पीछा करना शुरू किया। अगर स्पेस में कोई मिस्टीरियस चीज अचानक सामने आ जाए और फिर ऐसे मनोवर करने लगे जैसे वो डायरेक्ट कंट्रोल में हो, तो लोग जरूर सवाल करेंगे। इस डिस्टर्बिंग अपीयरेंस ने स्पेस आर्म्स रेस का डर पैदा कर दिया। जब इस तरह का कुछ होता है तो नासा को जरूर फिक्र होती है। आज इंसान स्पेस को लगातार एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन स्पेस में कुछ और चीजें भी हैं और कुछ बहुत खतरनाक मकसद से हैं। मई 23, 2014 रशियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया कि वो 3 सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। दुनिया में जो भी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करता है वो सबको बताता है कि वो क्या कर रहा है। आप इसी तरह से लॉन्च की सेफ्टी इंश्योर करते हैं और दूसरी कंट्रीज की सेफ्टी भी, ताकि कोई डिफिकल्टी या कोलिजन ना हो। 2496 से 2498 तक नंबर वाले सैटेलाइट्स रशियन कॉस्मोस सीरीज का हिस्सा हैं। कॉस्मोस सैटेलाइट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट की एक रशियन सीरीज है। इनका इस्तेमाल शिप्स और ग्राउंड फोर्सेस के मैसेजेस को भेजने के लिए होता है। 3 नए सैटेलाइट को ट्रैक कर रहे दुनिया भर के स्पेस इंथुसियास्ट्स ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उम्मीद नहीं थी। अर्थ के ऑर्बिट में एक चौथी चीज दिखाई दी। जब रशिया ने 3 सैटेलाइट्स लॉन्च किए और सबको इसके बारे में बताया और उसके बाद एक चौथा सैटेलाइट भी नजर आया, तो ये बात सिर्फ मिस्टीरियस ही नहीं बल्कि डेंजरस भी हो सकती है। शुरू में एमेच्योर्स को लगा कि ये मिस्ट्री ऑब्जेक्ट स्पेस जंग है। लॉन्चेस और ऑर्बिट में ऑपरेशन से काफी स्पेस जंग पैदा होता है, लेकिन ये चीज अलग है। ऐसा लगता है जैसे ये एक फिक्स्ड मोशन में मूव कर रही है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने चौथी चीज को ट्रैक करना शुरू किया। उन्हें हैरानी हुई कि वो चीज जैसे अपनी मर्जी से मूव कर रही थी। ये वेदर सैटेलाइट्स या कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है, वो इतना ज्यादा मनोवर नहीं करते। अगर आपको स्पेस में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नजर आए जिसे कहीं से कंट्रोल किया जा रहा हो, तो इसके बारे में कई तरह के सवाल उठ सकते हैं। ये मिस्ट्री और गहरी हो गई जब लगा कि वो चीज दूसरे रशियन स्पेसक्राफ्ट से जुड़ रही थी। अगर रशियंस के पास बहुत ज्यादा मैनूवर स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स या कोई और चीज है जो ऑर्बिट बदल सकती है, दूसरे सैटेलाइट्स के पास जा सकती है, तो फिर वो बहुत कुछ कर सकती है। वो चीज दूसरे सैटेलाइट्स का रिपेयर स्टेशन या रिफ्यूलिंग स्टेशन या कुछ भी हो सकती है।
बार बार जानकारी मांगने पर भी रशियन ने उस अनजानी चीज के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। रशियंस का यही तरीका है कि हर चीज को रिफ्यूज कर दो और कुछ भी एक्सेप्ट ना करो। रशियंस ने कुछ नहीं बताया, उनका बिहेवियर यही था कि यहाँ से जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। मैंने उनकी इस बात पर कभी यकीन नहीं किया। वैसे भी मैं उनकी किसी बात पर बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है हमें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने ये खतरा है कि वो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट एक नए तरह का स्पेस वेपन हो सकता है। एंटी सैटेलाइट वेपनरी का आइडिया उस समय का है जब पहली बार सैटेलाइट्स डेवलप हुए थे। तब दूसरों के सैटेलाइट्स को कई बार डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता था। सैटेलाइट्स को खत्म करने के लिए जेम्स बॉन्ड लेजर बीम्स की जरूरत नहीं है। ऑर्बिट में चीजें बहुत तेजी से घूमती हैं और वहां किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए बस उसके सामने किसी और चीज को रख देने की जरूरत होती है। अगर रशिया का मिस्ट्री ऑब्जेक्ट एक सैटेलाइट किलर है तो इससे स्पेस आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। किसी एक पावरफुल कंट्री द्वारा दूसरे किसी पावरफुल कंट्री के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत ड्रामेटिक होगा और इससे एक बड़ी और डेंजरस लड़ाई छिड़ सकती है। अगर यह बढ़ती हुई टेंशन के समय में होता तो इससे वॉर शुरू हो सकती थी। यूक्रेन में रशिया की फौजी घुसपैठ से वेस्टर्न वर्ल्ड में कोल्ड वॉर के बाद ये सबसे ज्यादा टेंशन का वक्त है और किसी स्पेस वेपन को तैनात करना एक मेजर इंटरनेशनल ट्रीटी का वायलेशन होगा। हर बड़े स्पेस पावर ने एक आउटर स्पेस ट्रीटी पर साइन किया है जिसमें स्पेस में वेपन्स तैनात करने पर रोक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा किया नहीं जा सकता। वेस्ट से 7 महीने तक लगातार बढ़ते प्रेशर के बाद रशिया ने आखिरकार कमेंट किया। उन्होंने कहा कि ये चीज बस एक यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंट है। शुरू में तो रशिया ने उसके होने की भी बात नहीं मानी। फिर उन्होंने कहा कि ये एक पीसफुल यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोग्राम है। लेकिन ये लॉन्च के समय पर क्यों नहीं कहा? वो स्पाई सैटेलाइट हो सकता है उसमें जमीन पर या स्पेस में मौजूद चीजों को इंस्पेक्ट करने की एबिलिटीज हों जिनके बारे में हमें नहीं मालूम। इस रशियन ऑब्जेक्ट को कॉस्मोस 2499 नाम दिया गया। अभी तक नहीं पता कि इसमें कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं या नहीं। रशिया शायद ही कभी सच बताता है और अगर बताता है तो अपने फायदे के लिए। नासा का न्यू होराइजन्स प्रोब जब ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के पास पहुंचा तो मिशन कंट्रोल से उसका कांटेक्ट टूट गया। लगभग 1.5 सेकंड में स्पेसक्राफ्ट से हमारा सारा कम्युनिकेशन खत्म हो गया। अब नासा को $700 मिलियन के मिशन को बचाने की कोशिश करनी है। पूरा मिशन पलक झपकते ही खत्म हो सकता है। नासा एक्सप्लोरेशन के अपने मिशन को बहुत बारीकी से प्लान करती है, लेकिन अंधेरे में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता। जुलाई 4, 2015 नासा का न्यू होराइजन्स स्पेस प्रोब प्लूटो से बस 10 दिन की दूरी पर और अर्थ से करीब 5 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसका मिशन है प्लूटो के सरफेस की तस्वीरें लेना और मिस्टीरियस ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में नया डेटा कलेक्ट करना। न्यू होराइजन्स प्रोजेक्ट के थ्रू इंसानों ने पहली बार कॉपर बेल्ट में प्लूटो को एक्सप्लोर किया। पता नहीं कितने साल की डेवलपमेंट और 9.5 साल की फ्लाइट के बाद ये पल आ रहा था। यानी ये मिशन का फाइनल स्टेज है। न्यू होराइजन्स का मिशन कंट्रोल अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड के पास से स्पेसक्राफ्ट के गुजरने की तैयारी कर रहा था कि अचानक वो खामोश हो गया। मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर ने फोन करके कहा कि एलन, स्पेसक्राफ्ट से हमारा कांटेक्ट टूट गया है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर स्क्रीन पर आउट ऑफ लॉक मैसेज का मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट से कोई डेटा नहीं मिल रहा है। प्लूटो के अप्रोच पर न्यू होराइजन्स में कोई प्रॉब्लम हो गई है। किसी स्पेस मिशन में यह सबसे बुरी चीज है, क्योंकि अगर आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम का पता लगाकर उसे सॉल्व करने का काम भी शुरू नहीं कर सकते। सॉल्यूशन नहीं मिला तो ये मिशन यही खत्म हो सकता है। 15 साल से ज्यादा का हार्ड वर्क बेकार हो सकता है। कम्युनिकेशंस नहीं होने का मतलब है कोई डेटा नहीं। फ्लाई बाय से 10 दिन पहले और फ्लाई बाय डेटा कलेक्शन से 3 दिन पहले हमारे सामने सबसे बड़ा इमरजेंसी मिशन था और समय बहुत कम था। हम लोग फ्लाई बाय में देरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे।
नासा के एक्सपर्ट्स ने कई क्राइसिस मीटिंग्स बुलाई। इन्हें लगता है कि प्रॉब्लम प्रोब के ऑन बोर्ड कंप्यूटर में है। ये फाइनली दो पॉसिबिलिटीज तक पहुंचे। एक ये कि मेन कंप्यूटर रीबूट हो गया है। ये स्पेसक्राफ्ट में पहले भी हुआ है, इसलिए इम्पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन सिंपल रीबूट की वजह से लगातार कम्युनिकेशन लॉस नहीं हो सकता। दूसरी वजह ये हो सकती थी कि स्पेसक्राफ्ट को अपने अंदर किसी फॉल्ट का पता चला हो और उसने प्राइमरी कंप्यूटर को बंद करके सब कुछ बैकअप कंप्यूटर पे डाल दिया हो। अगर न्यू होराइजन्स में ऐसा हुआ है तो अर्थ से प्लूटो तक के 9.5 साल के सफर में ये पहली बार हुआ है। इट्स वेरी स्कैरी। अगर प्रोब ने खुद को अपने बैकअप कंप्यूटर पर और सेफ मोड में स्विच कर लिया है तो अब पूरा मिशन खतरे में है। सेफ मोड में स्पेसक्राफ्ट सिर्फ अपना ध्यान रखता है। ये कोई साइंस इमेजेस या स्पेक्ट्रा या दूसरे डेटा जमा नहीं करता। ये अपना कैमरा प्लूटो और उसके सैटेलाइट्स की ओर नहीं मोड़ता। ये बस अपना ध्यान रख रहा होता है। ये प्रोब अब यूजलेस हो गया है और ये अब 51,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर प्लूटो की ओर बढ़ रहा है। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद बाकी है। अगर बैकअप कंप्यूटर ने काम संभाल लिया है तो ये थोड़ी अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी और ट्रांसमिशन इस्तेमाल कर रहा होगा। नासा के डीप स्पेस नेटवर्क रेडियो एंटीना की मदद से टीम ने न्यू होराइजन के बैकअप सिग्नल को ढूंढा। फिर 3:11 पर स्क्रीन पर कुछ दिखा और उस पर लिखा था इनलॉक, यानी डिश ने न्यू होराइजन्स को ढूंढ लिया था और उससे फिर से कम्युनिकेट कर रहा था। लेकिन टीम को अब तक नहीं पता कि स्पेस में न्यू होराइजन्स में ये प्रॉब्लम किस वजह से पैदा हुई है। डायग्नोस्टिक टेस्ट से आखिरकार असली प्रॉब्लम का पता चल गया। ऐसा लगता है कि स्पेसक्राफ्ट बहुत कंफ्यूज था। कंप्यूटर्स कई तरह के काम करने और इंफॉर्मेशन को मेमोरी में सेव करने और कम्युनिकेशंस भेजने की कोशिश कर रहे थे और वो क्रैश हो गए। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर पर कई विंडोज खोल दे तो वो काम करना बंद कर देता है। थियोरेटिकली न्यू होराइजन्स सिर्फ बैकअप कंप्यूटर पर काम कर सकता है, लेकिन मिशन कंट्रोल ये खतरा नहीं उठाना चाहता। टीम ने सब कुछ फिर से मेन कंप्यूटर पर डालने के लिए न्यू होराइजन्स को रिकॉन्फ़िगर करने का फैसला किया, क्योंकि यही कंप्यूटर इस मिशन को 9.5 साल से चला रहा था और वो इसी कंप्यूटर को जानते थे। रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कंप्यूटर को बंद करना और प्रोब से फिर से कांटेक्ट खो देना। और इस बार 1 आवर 15 मिनट्स के लिए। अब टाइम इनका दुश्मन है। लाइट की स्पीड पर भी हमारे रेडियो सिग्नल को अर्थ से प्लूटो तक पहुंचने में 4.5 घंटे लगते हैं और स्पेसक्राफ्ट के सिग्नल को हम तक पहुंचने में और 4.5 घंटे। इसलिए टीम इसे रिपेयर करने के लिए तेजी से काम कर रही है, क्योंकि न्यू होराइजन से ये कंफर्मेशन मिलने में 9 घंटे लग जाएंगे कि कमांड ने सही तरीके से काम किया है। मेरे मिशन ऑपरेशन मैनेजर ने हिसाब लगाया कि नॉर्मल स्पीड पर यह कई घंटों का काम था, लेकिन हमें यह पूरी तेजी से फटाफट करना था और बिल्कुल सही तरीके से करना था, नहीं तो प्लूटो मिस हो जाता। अब न्यू होराइजन्स प्लूटो के बहुत करीब है, इसलिए टीम बस अपने प्लान के कामयाब होने की उम्मीद कर सकती है। उसकी सक्सेस की न्यूज सुनने के लिए मिशन ऑपरेशन सेंटर की टीम बहुत एंग्शियस हो रही थी। न्यू होराइजन्स से पहली बार कांटेक्ट टूटने के 3 दिन बाद अब सच सामने आ गया। ट्यूसडे मॉर्निंग 10:21 पर स्पेसक्राफ्ट फिर से ऑनलाइन आ गया और अर्थ को डेटा भेजने लगा और टीम ने चैन की सांस ली, क्योंकि सब कुछ फिर से ऑनलाइन था और सही तरीके से काम करने लगा। हमारी मिशन ऑपरेशंस टीम ने इसे फिर से ठीक करने में कोई गलती नहीं की और वो सब कुछ ठीक करके सिर्फ 3 घंटे पहले फ्लाई बाय टाइमलाइन पर फिर से लौट आए। न्यू होराइजन्स फ्लाई बाय के नतीजे कमाल के हैं। इससे हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी हिस्से में मौजूद इस खूबसूरत ड्वार्फ आइस प्लैनेट की ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। आखिरकार हमने प्लूटो सिस्टम यानी प्लूटो और उसके मून्स को पूरी डिटेल में मैप कर लिया। मिशन के लीडर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एलन स्टर्न ने इसे टीम का अपोलो 13 मोमेंट बताया। उस वक्त सब लोग वहाँ मौजूद थे और सब बहुत खुश थे। ये स्पेसक्राफ्ट 56,000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर 9.5 साल तक उड़ता रहा और टारगेट तक पहुंचा, और 9.5 साल के सफर में यह अपने वक्त से केवल 97 सेकंड पहले पहुंचा था। इसे कहते हैं शार्प शूटर। नासा के एक टेलीस्कोप ने स्टार्स को भी तबाह करने वाली एक फोर्स का पता लगाया।
ये हमारी नज़र में आई अब तक की सबसे पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स में से एक है। ये फिनोमिनन किसी की समझ में नहीं आ रहा। ये नई टेरिटरी है और गाइड करने के लिए हमारे पास कोई थ्योरीज नहीं है। फिर दो कमाल के साइंटिस्ट्स ने कहा कि ये एक इंटरस्टेलर गेटवे का एग्जिट हो सकता है। तो क्या हमने वर्म होल से बाहर आती कोई चीज देख ली है? अगर सचमुच ऐसा है तो ये बड़ी न्यूज है। जून 14, 2006 नासा का स्विफ्ट टेलीस्कोप ब्लैक होल्स के सबूत ढूंढने के एक नए मिशन पर है। ये अर्थ से 1.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर इंडस कॉन्स्टेलेशन पर फोकस कर रहा है। डीप स्पेस में देखते समय इस एनर्जी के जबरदस्त बर्स्ट कॉस्मिक रेज दिखें जो सीधे टेलीस्कोप से टकराएं। ये नोन यूनिवर्स में सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन है, एक गामा रे बर्स्ट। कुछ ही पलों में इससे इतनी एनर्जी निकली जितनी सन के पूरे 10 बिलियन ईयर्स के लाइफ टाइम में भी नहीं निकलेगी। हमें पता है कि गामा रे बर्स्ट क्यों होते हैं। ये उस वक्त होते हैं जब कोई सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा किसी स्टार के मरने पर होने वाला एक बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लोजन है। सुपरनोवा बिग बैंग के बाद के सबसे बड़े एक्सप्लोजन्स हैं क्योंकि इनमें बड़ा सा स्टार अचानक बर्स्ट हो जाता है। ऐसे होने पर इतनी एनर्जी निकलती है जो गैलेक्सी के सभी दूसरे स्टार्स से ज्यादा होती है। दूसरे गामा रे बर्स्ट तब होते हैं जब दो पल्सार्स आपस में कोलाइड होकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। पल्सार्स बड़े बड़े स्टार्स के डेड रेलिक्स हैं जो स्पेस में घूमते रहते हैं। जब वो तेज रफ्तार से आपस में टकराते हैं तो जबरदस्त गामा रे बर्स्ट पैदा करते हैं। लेकिन स्विफ्ट टेलीस्कोप ने जिस गामा रे बर्स्ट का पता लगाया है वैसा आज तक नहीं देखा गया। ये 102 सेकंड्स तक चला, जो पल्सर कोलिजन से बहुत ज्यादा और सुपरनोवा से बहुत कम है। हम नॉर्मली एक लॉन्ग ड्यूरेशन बर्स्ट देखते हैं जो ऑलमोस्ट 2000 सेकेंड्स का होता है। दूसरी तरह के बर्स्ट जो यूजुअली देखते हैं वो ऑलमोस्ट 2 सेकंड के होते हैं। ये बिल्कुल सेंटर में है और बहुत यूनिक है। ये पर्टिकुलर गामा रे बर्स्ट सचमुच एक पजल है। इस बर्स्ट की लोकेशन ने इस मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। ये हमारी नज़र में आए अब तक के सबसे पावरफुल डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स में से एक है और ऐसा लगा कि ये अचानक ही हुआ। इस बर्स्ट का नंबर है 060614, लेकिन इसकी कोई ठोस वजह का पता नहीं चला। ये किस वजह से हो सकता है? आखिर खुले स्पेस में इतनी जबरदस्त ताकत कैसे रिलीज हो सकती है? साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नई टेरिटरी है और इसमें हमें गाइड करने के लिए कोई थ्योरी नहीं है। बर्स्ट 060614 की मिस्ट्री 5 साल तक बनी रही, लेकिन 2011 में 2 इजरायली एस्ट्रोनॉमर्स ने स्विफ्ट टेलीस्कोप के रिकॉर्ड्स पर दोबारा गौर करने का फैसला किया और उन्होंने जो थियरी सामने रखी वो कमाल की है। अकॉर्डिंग टू द न्यू थ्योरी, मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी एक व्हाइट होल की मौजूदगी का पहला सबूत हो सकती है। थियरी के मुताबिक व्हाइट होल वो चीज है जो ब्लैक होल के दूसरी तरफ होती है। ब्लैक होल हर चीज को अंदर खींचता है, व्हाइट होल सब कुछ बाहर फेंकता है। शायद ये कोई व्हाइट होल था जो स्पेस में गैमा रेज छोड़ रहा था। एक ब्लैक होल और एक व्हाइट होल के बीच स्पेस में एक तरह का इंटरगैलेक्टिक शॉर्टकट हो सकता है। मेरा मानना है कि ये ब्लैक होल्स एक वर्म होल के जरिए व्हाइट होल्स से जुड़े होते हैं। आपने इंटरस्टेलर जैसी मूवीज में ऐसी साइंस देखी होगी। अगर ये एक वर्म होल का एग्जिट है तो ये एक गेम चेंजर है। थियोरेटिकली ये हमें यूनिवर्स में कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरस्टेलर वेकेशन की सोच रहे हो तो शायद अभी आप नहीं जा सकते। साइंस फिक्शन फिल्म्स में पॉपुलर होने के बाद भी वर्म होल ट्रैवल बहुत अच्छा नहीं होगा। जैसे ही आप ब्लैक होल में घुसेंगे आप स्पैगेटी जैसे हो जाएंगे। आप लंबाई में इतने ज़्यादा खिंच जाएंगे कि आप बिल्कुल न्यूडल जैसे बन जाएंगे। पहली बार देखने के लगभग 10 साल बाद भी बर्स्ट 060614 एक मिस्ट्री बना हुआ है। क्या ये सचमुच व्हाइट होल की वजह से है? किसी को नहीं पता। नासा ने अर्थ से मिलता जुलता एक प्लैनेट ढूंढ लिया है।
ये बहुत ही जबरदस्त खबर है। जब नासा किसी को अर्थ 2.0 कह रहा हो तो ऑब्वियसली ये कोई बड़ी बात है। ये डिस्कवरी साइंस के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब दे सकती है। इससे हमें पता चलता है कि डिस्टेंट फ्यूचर में हमारा प्लेनेट कैसा दिख सकता है। लेकिन अगर ये हमारी दुनिया का फ्यूचर है तो बहुत बुरा है। सोच लीजिए ये खत्म होती दुनिया है, इसके पास बहुत थोड़ा सा वक्त है। बहुत दूर मौजूद स्टार्स की रोशनी को हम तक पहुंचने में कई 100 साल लग सकते हैं। उन्हें देखना डिस्टेंट पास को देखने के बराबर है। फ्यूचर में देखने के मौके बहुत कम होते हैं। नवंबर 12, 2009 हमारी गैलेक्सी में अर्थ जैसे प्लैनेट को ढूंढने के मिशन पर 8 महीने बाद केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने केपलर 452 नाम के एक स्टार की ब्राइटनेस में हल्की सी कमी का पता लगाया। लेकिन इसे एक अर्थ जैसा प्लैनेट डिक्लेयर करने से पहले इसे वैलिडेट करना होगा, जिसमें सैकड़ों घंटे लगते हैं। सभी दूसरी पॉसिबिलिटीज को रूल आउट करने के बाद ही ये कंफर्म हो सका कि ब्राइटनेस में वो कमी एक प्लैनेट की वजह से हुई है और ये कोई फेक सिग्नल नहीं है। सारे इंडिकेशन से लगता है कि केपलर ने एक नई दुनिया ढूंढ ली है। कई बार मैं किसी मेजर डिस्कवरी तक पहुंचने वाली होती हूँ, लेकिन हम हर आखिरी पॉसिबिलिटी को भी ढूंढते हैं और फिर वो बात गलत साबित हो जाती है। लेकिन इस बार ये बात सच निकली। नासा ने नए प्लैनेट के मिलने की अनाउंसमेंट कर दी। शुरू से ही साफ है कि ये कोई ऑर्डिनरी वर्ल्ड नहीं है। पहली बात है इसकी लोकेशन। केपलर 452b बिल्कुल हैबिटल जोन में है, जिसे हम गॉडिलॉक्स जोन कहते हैं। न ज्यादा गर्म, न ज्यादा ठंडा, न ज्यादा ब्राइट, न ज्यादा डार्क। लाइफ के लिए बिल्कुल सही। और एनालिसिस से पता चला कि 452b पर सांस लेने लायक एटमॉस्फेयर हो सकता है, तो एक्साइटमेंट और बढ़ गई। सही टेम्परेचर्स और एटमॉस्फेयर के साथ मुमकिन है कि ये सरफेस लिक्विड वाटर के लिए सूटेबल जगह हो। और जब साइंटिस्ट्स ने केपलर 452 की रोशनी को इसके साथ जोड़कर देखा तो ये साफ हो गया कि इंसान की हुई ये डिस्कवरी अर्थ से सबसे ज्यादा मिलती जुलती है। पेरेंट स्टार की रोशनी हमारे अपने स्टार की लाइट की तरह ही है। इसमें भी वैसे ही रंगों का मिक्सचर है, इसलिए वहां भी अर्थ की तरह प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। शायद आप अर्थ के किसी प्लांट को वहां लगाएं तो वो वहां भी ग्रो हो सकता है। प्लांट लाइफ का मतलब है कि वहां ऑक्सीजन हो सकती है, और ऑक्सीजन का होना मतलब लाइफ का होना। लिक्विड वाटर, लाइट और लाइट के लिए सही टेम्परेचर के कमाल के कॉम्बिनेशन ने नासा को केपलर 452b को नया नाम देने के लिए इंस्पायर किया, अर्थ 2.0। ये बहुत ही जबरदस्त खबर है। जब नासा किसी को अर्थ 2.0 कह रहा हो तो ऑब्वियसली ये कोई बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो केपलर 452b अर्थ से सबसे मिलती जुलती जगह है। अर्थ 2.0 में लाइफ के लिए जरूरी हर चीज है, लेकिन उस प्लैनेट की ज्यादा ग्रेविटी की वजह से वहां लाइफ अनयूजुअल फॉर्म्स में हो सकती है। वो प्लेनेट हमारे अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसकी ग्रेविटी भी डबल है। क्रीचर्स पर इसका बहुत इंटरेस्टिंग असर पड़ सकता है। उनके लिए ये नॉर्मल होगा, लेकिन हम वहां जाएं तो चलना मुश्किल होगा, जैसे हमारे जूतों में सीमेंट लगा हो। लेकिन एवोल्यूशन से वहां के क्रीचर्स अडेप्ट हो सकते हैं। वहां के क्रीचर्स छोटे होंगे, ज्यादा मोटे, या फिर हमसे ज्यादा ताकतवर होंगे, हमसे बिल्कुल अलग। अगर हम उनके बीच खड़े हों तो सबसे अलग नजर आएंगे। वो हमें अर्थ से आए टॉल क्रीचर्स कहेंगे। हमारे लिए अर्थ 2.0 के अपने कजिन से कम्युनिकेट करना मुश्किल हो सकता है। हम अपने जैसे क्रीचर्स इमेजिन करते हैं जिनसे हम कम्युनिकेट कर सके, जैसे स्टार ट्रैक में होता है। उनके नाक कान भले ही अलग हों, लेकिन वो इंग्लिश बोलते थे। लेकिन सच ये है कि उनके साथ कम्युनिकेट करने की वैसी कैपेबिलिटीज नहीं होगी। वेल्स के पास इंसानों से ज्यादा बड़े दिमाग और बिगर थिंकिंग एरिया है। लेकिन आपने किसी वेल से कब बात की है? हैरत की बात है कि ये दुनिया हमारे अपने फ्यूचर की झलक दिखा सकती है। केपलर 452b हमारे सन जैसे ही एक स्टार के चक्कर काटता है, लेकिन ये हमारे सन से 1.5 बिलियन साल पुराना है। ये जब हमारे सन जितनी उम्र का था उसके कंपैरिजन में अब 10% ज्यादा गर्मी निकाल रहा है। अर्थ 2.0 और अल्टीमेटली हमारी अपनी दुनिया में भी लाइफ का फ्यूचर अच्छा नहीं है। समझ लीजिए ये खत्म होती हुई दुनिया है।
कई क्रीचर्स इस प्लेनेट से गायब हो चुके हैं, लेकिन जो सरवाइव कर रहे हैं वो टफ हैं और अडेप्ट करना सीख चुके हैं। वो अंडरग्राउंड रहते हैं, वो पानी ढूंढते रहते हैं। शायद उनका एवोल्यूशन भी वैसे ही हुआ जैसे अर्थ के क्रीचर्स का हुआ। हमें ये दुनिया लगभग सहारा रेगिस्तान जैसे दिख सकती है। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि अर्थ 2.0 के कुछ जीव शायद खत्म होने से बचने का कोई तरीका ढूंढ ले। केपलर 452b 1400 लाइट ईयर्स दूर है। हम फ्यूचर में वहां नहीं जाने वाले, और जहां तक उस प्लैनेट की लाइफ का सवाल है, अभी कुछ समय तक वो मिस्ट्री बनी रहेगी। मून के पिछले हिस्से के पहले सफर के 4 डेकेड से भी ज्यादा समय के बाद अब भी कुछ साइट्स और साउंड्स की वजह समझ में नहीं आती। यहां तक कि हमारे सबसे नजदीकी प्लैनेटरी नेबर्स भी नई नई मिस्ट्रीज पैदा करते रहते हैं। इंसानों के कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी अपनी दुनिया के ऊपर नए खतरे पैदा करते रहते हैं, और नासा के स्टार्स के एक्सप्लोरेशन से हमें उस फ्यूचर की झलक मिलती है जो एक दिन हमारा हो सकता है।